हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे हैं सदिश, और ये है आज सदिश का आखिरी टॉपिक और आखिरी लेक्चर। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया लेक्चर, नया चैप्टर, सॉरी। तो नए चैप्टर के लिए मैंने आपको कहा था कमेंट में मुझे बताओ कि नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। तो ज्यादातर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करो। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है एक विमीय गति, जिसमें हम पढ़ेंगे वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो ये चीजें पढ़ेंगे। अच्छा चैप्टर है वो तीसरा। देखिए, चाहे मैं पहले तीसरा चैप्टर स्टार्ट करूं, देखिए ये मैंने चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने ये वाला चैप्टर चौथा क्यों स्टार्ट किया। मैंने चौथा चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था सदिश। अब सदिश क्या है, हर चैप्टर को अगर अपन तीसरा चैप्टर भी पढ़ेंगे ना तो उसमें भी सदिश काम आएगा, इसलिए मैंने पहले सदिश को चुना। सदिश एक बेसिक टॉपिक है, ठीक है ना। तो पूरी फिजिक्स को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो फिजिक्स समझ में आएगी। इसलिए मैंने पहले जो सदिश को उठाया था। अब मैं थर्ड चैप्टर करवाऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट में बता दो भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अब थर्ड के बाद फोर्थ का मुझे करवाना है प्रक्षेपीय गति, ठीक है, एक समान वृत्ताकार गति। तो पहले एक विमीय गति करेंगे, फिर द्विविमीय गति करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम न्यूटन की गति के नियम करेंगे। तो बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे, आराम से चलेंगे, ठीक है। आप बस फॉलो करते रहो, लेक्चर वाइज लेक्चर बिल्कुल फॉलो करते रहो। आपकी जिम्मेदारी है अब हमारी, ठीक है, आपकी तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको चिंता की बात नहीं, आपको केवल लेक्चर फॉलो करना है। जो मैं लेक्चर में आपको लास्ट में होमवर्क दे रहा हूं वो आपको करना है। और कोई डाउट हो तो फिर आपको कमेंट में लिखना है उसको, समझ रहे हो ना बात, ठीक है। तो चिंता मत करें, सारे चैप्टर होंगे, सारा कोर्स होगा, थोड़ा और स्पीड हम बढ़ाएंगे अब से, ठीक है। तो आपकी, हम सबको पता है आपकी चिंता क्या है, हमें पता है ये बात। तो आप बेफिक्र हो जाओ और बेफिक्र होके हमारे लेक्चर्स को आराम से पढ़ो, ठीक है। कोई समस्या हो तो बताओ। तो आज का टॉपिक है वर्षा का सापेक्ष वेग, या सापेक्ष वेग के भी कुछ उदाहरण, ठीक है। तो सापेक्ष वेग के कुछ उदाहरण में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्षा का सापेक्ष वेग। अभी बारिश में तो बहुत हो रही है ना, वर्षा बहुत हो रही है अभी। तो हमने देखा कोई ना क्यों ना इस चैप्टर को, टॉपिक को स्टार्ट कर लिया जाए। तो आज का टॉपिक है वर्षा का सापेक्ष वेग, ठीक है। तो वर्षा के सापेक्ष वेग में आपको देखना है कि वर्षा, बारिश हो रही है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऐसे बारिश हो रही है, देखो, है ना, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है। और किस वेग से हो रही है? बारिश का वेग मान लीजिए वी.आर. वेक्टर है, यहां पे दिया हुआ भी है वी.आर. वेक्टर। वी.आर. वेक्टर वेग के साथ ऊर्ध्वाधर बारिश हो रही है नीचे की ओर, तथा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब व्यक्ति, वी.एम. वेक्टर चाल से क्षैतिज दिशा में गतिमान है। तो प्रेक्षक के सापेक्ष वर्षा का वेग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं, कि बारिश नीचे की तरफ हो रही है ऐसे, ठीक है। किस वेग से हो रही है? वी.आर. वेक्टर वेग से हो रही है। और एक व्यक्ति क्षैतिज दिशा में वी.एम. वेक्टर, एम मतलब मैन, वी मतलब वेग। तो ये देखो क्षैतिज दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है, कितना वेग है इसका? वी.एम. वेक्टर वेग है। तो आपको क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है? हमें प्रेक्षक के सापेक्ष वर्षा का वेग ज्ञात करना है। तो वर्षा का वेग किसके सापेक्ष? प्रेक्षक के सापेक्ष। तो वर्षा का वेग मतलब लिखना है वी.आर. वेक्टर किसके सापेक्ष? प्रेक्षक के सापेक्ष, मतलब एम। तो याद है ना क्या बताया था पिछली क्लास में, वस्तु ए का वस्तु बी के सापेक्ष वेग क्या होता था? वी.ए. वेक्टर माइनस वी.बी. वेक्टर करते थे ना, पिछली क्लास में किया था। तो वैसे ही यहां पे करना है कि बारिश का मतलब, आर का मतलब रेन, ठीक है। हमने यहां पे लिखा वर्षा का वेग व्यक्ति के सापेक्ष कैसे बनाएंगे? वी.आर. वेक्टर माइनस करेंगे वी.एम. वेक्टर, ठीक है। अब एक आपको मैं बात बताता हूं, आप भी अनुभव करना। देखो फिजिक्स जो चीज है ना, भौतिक विज्ञान, वो अनुभव करने की भी चीज है, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप थोड़ा सा अनुभव करना
कि मान लीजिए बारिश हो रही है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये बारिश का आनंद ले रहा है। क्या कर रहा है? ये बारिश का आनंद ले रहा है। ये विरामावस्था में है, अभी गति नहीं कर रहा है। तो यहां पर इस तरह से बारिश हो रही है और बारिश का वेग कितना है? वी आर वेक्टर। जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? बिल्कुल प्यार से यहां पे देखते रहिए। तो बारिश का वेग है वी आर वेक्टर और जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ये विरामा अवस्था में है। तो व्यक्ति का वेग अभी 0 है, ठीक है, ये चल नहीं रहा। तो इस पर बारिश, इसको लगेगा भी बारिश हो भी सीधी रही है और उसको लगेगा कि बारिश सीधी हो रही है, बस इस पे सीधी सीधी बूंदें गिर रही हैं, इसके सर पे सीधी सीधी बूंदें गिर रही है। कोई प्रॉब्लम वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात ध्यान दीजिए। अब ये व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, गति करना प्रारंभ करता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अब बात ध्यान रखनी। देखो, जब रुका हुआ था, विरामावस्था में था, तब इसको बारिश ऐसा लग रहा था कि सीधी दिख रही है। लेकिन जैसे ही ये चलना प्रारंभ करेगा, जैसे ही ये गति करना प्रारंभ करेगा, इस दिशा में चलना प्रारंभ करेगा, तो क्या होगा देखना। अब जब ये चल रहा है तो अब मान लीजिए यहां पहुंच रहा है, तो जब ये यहां पहुंचेगा, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं। जब ये यहां पहुंच गया, अब ये यहां पहुंचेगा, तब इस पे ये वाली बूंद नीचे गिरेगी। कौन सी बूंद गिरेगी? ये वाली बूंद नीचे गिरेगी, ठीक है? जब ये यहां खड़ा था तब ये इस बूंद को देख रहा था। यहां खड़ा है ना, अभी इस बूंद को देख रहा है, लेकिन जैसे ही यहां पहुंचा तो ये वाली बूंद इस पे नीचे गिर गई। अब ये आगे पहुंचेगा तो फिर ये वाली बूंद गिरेगी। ध्यान से देखना, ये अब ध्यान से देखना, ये बारिश और ये व्यक्ति आगे जा रहा है, बारिश नीचे जा रही है। देखो, ये व्यक्ति है, ये पेन मान लीजिए व्यक्ति है और ये बारिश ऐसे हो रही है। ये देखिए, अब ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरे पे ये, अब इस व्यक्ति पे कौन सी बूंद गिरने वाली है? ये वाली। तो इसको लग रहा है कि मेरे पर जो बारिश की बूंदें हैं वो तिरछी गिर रही हैं, जबकि बारिश की बूंदें तो सीधी ही गिर रही हैं। लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि बारिश की बूंद तिरछी दिख रही है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आप समझ लेना कि आपको सदिश या सापेक्ष वेग बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा है। वंस मोर, एक बार फिर से, ठीक है? देखिए, मान लीजिए व्यक्ति अभी यहां है, व्यक्ति यहां पर है। अब ये व्यक्ति कहां जाएगा? आगे जाएगा और ये वाली बारिश की बूंद नीचे आ रही है। ये देखिए, जब ये व्यक्ति आगे जाएगा तो ये वाली बारिश की बूंद इस पर गिरेगी। तो इसको लग रहा है ये बारिश की बूंद इस पर गिर रही है, तो इसको लग रहा है कि ये बूंदें तिरछी आ रही हैं, बारिश की बूंदें तिरछी लग रही हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति विरामावस्था में है तब तो उसको लगेगा कि बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे हो रही है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति गति करना प्रारंभ कर देता है तो उसको लगता है कि बारिश तिरछी हो रही है, वर्षा तिरछी हो रही है, इस पर ये बूंद गिरेगी। देखिए, अब ये मान लीजिए यहां पहुंचता है, अब ये यहां इस बूंद को देख रहा है और यहां जब जाएगा तो ये बूंद इस पर गिर जाएगी। ये देखिए, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, एक्स में, वर्षा को वाई दिशा में नीचे ला रहा हूं। देखिए, तो इसको लगेगा ये बूंद गिर रही है, तो उसको लगेगा तिरछी बूंदें गिर रही हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली, ठीक है? प्रायोगिक रूप से आप भी देख सकते हैं, चीज आपके साथ भी घटित हो सकती है कि जब आप बाइक चलाते हैं ना, तब आप ज्यादा भीगते हैं। देखिए, बारिश होती है ना, और अपन जब बारिश में बाइक चला रहे हैं या गति कर रहे हैं तो आप ज्यादा भीगोगे, आप पर तिरछी बारिश होगी, जबकि बारिश हो सीधी रही, आपको लगेगा तिरछी हो रही है। लेकिन जब आप विरामावस्था में हो, खड़े हो, तब आपकी बारिश की बूंदें सीधी गिरेंगी आप पर। ये बात अगर बारिश सीधी हो रही है तो, अगर बारिश ही तिरछी हो रही है तो अलग बात है। समझ में आ रही है, नहीं आ रही मेरी बातें? आ रही हैं। तो इसी बात को अपन अब करते हैं सापेक्ष वेग के सिद्धांत से, कि किस तरह से हम सापेक्ष वेग का सिद्धांत इन बातों पे हम लगाते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंपटीशन में, ठीक है? बच्चों को हार्ड लगता है लेकिन अपन को इजी लगेगा। देखो, तो क्या करने वाले हैं, ये व्यक्ति का वेग है वीएम वेक्टर, ये बारिश का वेग है वीआर वेक्टर। अब बारिश कैसे इसको तिरछी लगेगी अभी देखते हैं वेक्टर से हम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सापेक्ष वेग ज्ञात करना है। सापेक्ष वेग क्या है? वीआर वेक्टर माइनस वीएम वेक्टर।
आपको पता है हम कभी भी दो सदिशों को माइनस करते ही नहीं है, हम तो कभी सदिशों को घटाते ही नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको, हम वीआर वेक्टर में जोड़ देंगे माइनस का वीएम वेक्टर। ये बात मैंने पहले भी बता रखी है, सदिशों का जो घटाव हमने पढ़ा था तब भी आपको मैंने बात बताई थी कि हम दो सदिशों को कभी भी क्या नहीं करते हैं, डायरेक्ट माइनस नहीं करते हैं। अगर वीआर वेक्टर में प्लस करूंगा माइनस वीएम वेक्टर तो कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आगे अब बात आती है कि मुझे अब क्या चाहिए, मुझे वीआरएम वेक्टर चाहिए, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक तो वीआर वेक्टर चाहिए, एक मुझे माइनस का वीएम वेक्टर चाहिए। तो वीआर वेक्टर तो ये रहा भाई, ये रहा हमारा वीआर वेक्टर, ये देखो ये वीआर वेक्टर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, वीआर वेक्टर तो आ गया, अब मुझे माइनस का वीएम वेक्टर और चाहिए भाई। तो वीएम वेक्टर प्लस का कहां था, ये रहा, तो माइनस का कैसे प्राप्त होगा, अगर प्लस का वीएम वेक्टर ऐसे है तो माइनस का वीएम वेक्टर हो जाएगा विपरीत दिशा में। देखो परिमाण यही रहेगा, बस दिशा विपरीत हो जाएगी। तो दिशा विपरीत करते ही ये बन गया माइनस का वीएम वेक्टर। अब ये आ गया हमारे पास वीआर वेक्टर, ये आ गया हमारे पास माइनस का वीएम वेक्टर, और इन दोनों के परिणामी क्या होगा, इन दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो मेरे पास वीआरएम वेक्टर आ जाएगा। कैसे जोड़ूंगा, दोनों तरीके से जोड़ सकता हूं, सदिश योग की त्रिभुज विधि से भी जोड़ सकता हूं, सदिश योग की चतुर्भुज विधि से भी जोड़ सकता हूं। तो चतुर्भुज विधि क्या थी, टेल से टेल मिलाओ, याद है ना, ताल से ताल मिला, तो ताल की जगह टेल करना है, टेल, टेल से टेल मिला, कभी नहीं बोलना है बात, ठीक है। तो सदिश योग की चतुर्भुज विधि में क्या करना है, टेल से टेल मिला, क्या करना है सदिश योग की चतुर्भुज विधि में, टेल से टेल मिला। यहां पे ध्यान देना कि इसकी टेल ये रही, इसकी टेल ये रही, मिला दो, ये रहा माइनस का वीएम वेक्टर और ये रहा हमारा वीआर वेक्टर। मैंने क्या किया, ये देखिए टेल से टेल मिलाई है, सबको समझ में आई है, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या है, इसको समांतर चतुर्भुज बना दो, यहां से एक समांतर रेखा खींचो, यहां से एक समांतर रेखा खींचो, और परिणामी सदिश क्या होगा, जहां पर दोनों जो पुच्छ या टेल है मिली है वहां से सामने आप विकर्ण खींच दो, ये आपके पास आ गया है आपका परिणामी सदिश। और इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा वीआर वेक्टर में जोड़ दिया आपने, क्या जोड़ा, माइनस वीएम वेक्टर। इसका मतलब यही हमारे पास क्या है, वीआरएम वेक्टर है, वर्षा का वेग व्यक्ति के सापेक्ष। इसका मतलब अगर व्यक्ति चल रहा है और वर्षा एक्चुअली नीचे हो रही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को क्या लग रहा है, देखो वर्षा तिरछी हो रही है, ये देखिए यहां से, ये देखिए यहां से परिणामी सदिश देखिए, दिख रहा है आपको कि ये वर्षा कैसे हो रही है, तिरछी हो रही है, ऐसे, ठीक है। अगर अब व्यक्ति को, अब बारिश क्या हो रही है, हम चल रहे हैं और वर्षा तिरछी हो रही है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, हम चल रहे हैं और वर्षा तिरछी हो रही है, तो मेरे हाथ में अगर छाता होगा तो मैं कैसे खोलूंगा, ऐसे, क्योंकि वर्षा यूं हो रही है ना, तो उसको रोकने के लिए मैं छाता यूं खोलूंगा। तो मैंने ऊर्ध्वाधर से, ये ऊर्ध्वाधर रेखा दिख रही है, यहां से कितना कोण बनाया, तो ये कोण बनाया। फिर से बोल रहा हूं, आराम से देखो, ठीक है, आप और मैं, ठीक है। तो यहां पर देखो बारिश कैसे हो रही है, तिरछी, मेरे पास क्या है, छाता, तो बारिश यूं हो रही है तो छाता कैसे खोलूंगा, इधर, तो गीला हो जाऊंगा ना मैं तो बारिश इधर हो रही है तो छाता कैसे खोलूंगा, ऐसे। तो देखिए ये हाथ सीधा है, अब यूं छाता खोलूंगा, ये कितना एंगल बना, ये एंगल मुझे निकालना है। तो पेपर में पूछते हैं कि यदि इस तरह से बारिश हो रही है तो व्यक्ति छाता किस दिशा में खोलेगा, ठीक है। तो ये अपन को बात पता करनी है कि किस दिशा में खोलेगा। तो देखिए, तो अभी तक आपको क्या पता लगा है, इसको फिर से देखते हैं, वीएम वेक्टर, वीआर वेक्टर और वीआरएम वेक्टर। तो फिर से लिखते हैं इस बात को, यहां पर क्या आया था हमारे पास, वी आर वेक्टर, यहां पर क्या आया था हमारे पास, माइनस का वीएम वेक्टर, और परिणामी बारिश कैसे हो रही थी, ऐसे, ये क्या हो जाएगा, वी आर एम वेक्टर, ठीक है। अब व्यक्ति
कितना एंगल बनाएगा, यहां ध्यान देना। व्यक्ति को अगर छाता खोलना है तो ये एंगल बनेगा ना, ये एंगल हमें अब फाइंड करना है। ये बात समझ में आई? अगर मुझे छाता सीधा है ऐसे और बारिश यूं हो रही है तो छाता सीधा था, अब छाते को यूं मोड़ूंगा ना तभी तो बारिश से रोक पाऊंगा। तो इस एंगल, तो व्यक्ति को बारिश से बचने के लिए किस कोण पर छाते को खोलना होगा? तो यहां पर लिखता हूं, व्यक्ति को वर्षा से बचने के लिए थीटा कोण पर छाता खोलना होगा। थीटा कोण पर छाता खोलना होगा। इसका मान आपको अब ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इस थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये देखिए, आमने सामने वाली, अगर ये यहां से यहां तक का मान, परिमाण वीआर वेक्टर, भाई यहां से यहां तक का परिमाण कितना है? वीआर है। भाई सदिश के पास परिमाण होता है और दिशा होती है। दिशा तो नीचे होगी और यहां से यहां तक परिमाण कितना हो गया? वीआर। तो ये अगर वीआर है तो सामने वाली भुजा भी कितनी होगी? वीआर। आमने सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर समांतर चतुर्भुज में। अगर यहां से यहां तक वेग वीएम वेक्टर, तो परिमाण कितना होगा? वीएम। ठीक है, ओके भाई। अब यहां पर क्या आपको एक त्रिभुज दिख रहा है? समकोण त्रिभुज। हाँ, ये दिख रहा है समकोण त्रिभुज। अगर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है? थीटा के सामने क्या होता है? लंब। और थीटा, और जो लंब से 90 डिग्री कोण बनाने वाला क्या होता है? आधार। तो आपको थीटा के सामने दिया हुआ है लंब और दिया हुआ है आधार। तो जब लंब और आधार दिया होता है तो हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात इस्तेमाल करते हैं? वो है टेन थीटा। तो यहां पर टेन थीटा क्यों लगाया? कई बच्चे पूछते हैं कि सर भाई, कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर आप ऐसे मर्जी से लगा लेते हो क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा? नहीं, मर्जी से नहीं लगा सकते अपनी। आपको किस हिसाब से मान दिए हुए हैं, जैसे मुझे यहां पे अगर मान लो कर्ण दिया होता तो फिर मैं साइन थीटा लगाता, आधार बट्टा कर्ण, या लंब बट्टा कर्ण लगाता। और कॉस थीटा, आधार और कर्ण दिया था तो कॉस थीटा लगाता। मेरे को लंब और आधार दिया है इसलिए मैंने टेन थीटा लगाया। तो टेन थीटा क्या है? लंब कितना? वीएम, और आधार कितना है हमारे पास? वीआर। तो वीएम अपॉन में वीआर। तो वीएम और वीआर के मान पता होंगे तो आप थीटा का मान ज्ञात कर सकते हो। थीटा का मान ज्ञात करने के लिए टेन को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? ये टेन इनवर्स वीएम अपॉन में वीआर। तो ये कोण, इस कोण से आपको छाते को खोलना होगा, तब आप बारिश से बच जाओगे। दूसरा, आपको वीआरएम वेक्टर का मान लीजिए परिमाण ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप फिर से समकोण त्रिभुज आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज वीआरएम वेक्टर का परिमाण क्या होगा पहले बताओ? वीआरएम। तो वीआरएम का मान ज्ञात करना है तो इसी समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? वीआरएम, करो इसका स्क्वायर, ये कर दिया भाई स्क्वायर। लंब कौन है? वीएम। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एक ही बात होती है। तो वीआरएम अगर हमें निकालना है तो दोनों तरफ क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ रूट लगाएंगे। तो वीआरएम स्क्वायर का रूट हो जाएगा वीआरएम, और इधर रूट लगाएंगे तो आ जाएगा रूट में वीएम स्क्वायर प्लस वीआर स्क्वायर। तो बारिश का जो परिणामी वेग है, जो जिससे गिर रही है बारिश, वो ये है। जब व्यक्ति चल रहा है तो उसको लग रहा है इस वेग से बारिश हो रही है, और उसको छाता खोलने के लिए कौन सा कोण लेना पड़ेगा? ये वाला कोण से उसको छाता खोलना होगा। तो क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया? तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो नदी को पार करना, माना अब अगला टॉपिक है नदी को पार करना। तो नदी को पार करने के लिए भी हम सापेक्ष वेग को लगाएंगे, और कभी भी आप नदी को पार करो तो ये वाला लेक्चर जरूर याद रखना, ठीक है। तो आपको सब पता लग जाएगा कि नदी को कैसे पार करते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए। अब देखिए, नदी को पार करने में भी माना कोई नदी वीआर वेक्टर वेग से बह रही है और एक व्यक्ति स्थिर जल में वीएम वेक्टर वेग से तैर सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नदी है, वो वीआर वेक्टर वेग से बह रही है, बहने दो उसको। और एक व्यक्ति है,
वो रुके हुए पानी में या स्थिर जल में vm वेक्टर वेग से तैर सकता है। ठीक है, वह नदी के एक किनारे पर खड़ा है व्यक्ति, ठीक है, और नदी पार करना चाहता है, तो कैसे पार करेगा वो अपन को देखना है। समझ में आया? एक नदी है, वो वीआर वेक्टर वेग से बह रही है, एक व्यक्ति है, वो नदी के किनारे पे खड़ा है और वो नदी को पार करना चाहता है। अगर रुका हुआ पानी होता ना तो वो वीएम वेक्टर वेग से तैरता है, तो वो नदी को कैसे पार करेगा, इसकी दो स्थितियां बनती हैं। तो पहली स्थिति ये देखो आप, पहली स्थिति वो न्यूनतम दूरी में नदी को पार करना चाहता है। वो ऐसा सोच रहा है कि भाई मुझे नदी में कम से कम दूरी तय करनी पड़े, तो मैं कैसे नदी को पार कर सकता हूं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर वो देखो इस तरह से नदी बह रही है एक्स, तो नदी बना देते पहले और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये बना दी भाई नदी, आपके लिए सब हाजिर है, ठीक है ना। आप कहोगे सर नदी बनाओ, नदी बनाएंगे। आप कहोगे पेड़ बनाओ, पेड़ बना देंगे, ठीक है। आप जो कहेंगे वो करेंगे हम। आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना है, ठीक है। तो ये बनाई हमने नदी, ये देखिए, तो इस तरह से नदी बह रही है और ये नदी का वेग बना देता हूं। देखिए मैं क्या बना देता हूं, वी आर वेक्टर। ये वी आर वेक्टर वेग से बह रही है। अब एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं नदी में कम से कम दूरी तय करते हुए इस नदी को पार कर लूं, तो वो ऐसे चल स्टार्ट होगा, इस तरह से वो क्या होगा, बहना या तैरना चालू करेगा ऐसे। ऐसा क्यों होगा, थोड़ा सा इस बात को हम एक बार डिस्कस करते हुए इसको समझेंगे। देखिए कैसे समझेंगे। एक व्यक्ति है, अब नदी का बहाव कैसा है, नदी का बहाव इधर की तरफ है, ठीक है। अब व्यक्ति ऐसे तैरना चालू होता है, ये देखिए व्यक्ति ऐसे तैरना चालू हो रहा है, नदी का बहाव इधर है, तो नदी का बहाव क्या करेगा इस व्यक्ति को, व्यक्ति ऐसे तैर रहा है और नदी का बहाव इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, देखिए। तो व्यक्ति कैसे आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मैं बॉल ऐसे फेंक रहा हूं आपकी ओर, ये ऐसे, ठीक है, सीधी बॉल फेंक रहा हूं और मैंने बॉल फेंकी सीधी, लेकिन हवा इस तरफ से बहुत तेज चल रही है, हवा बहुत तेज चल रही है। तो अब क्या होएगा, हवा के कारण भी बॉल इधर की तरफ जाएगी और बॉल मैंने सीधी फेंकी तो सीधी भी जाएगी। तो बॉल मैंने कैसे फेंकी, सीधी, और हवा कैसे चल रही, ऐसे, तो बॉल जाएगी देखिए ऐसे। मैंने कैसे फेंकी थी, ऐसे, लेकिन बॉल जाएगी कैसे, यूं, क्योंकि हवा के प्रभाव के कारण हवा भी क्या लगाएगी, हवा का वेग के कारण भी वो बहेगी। वैसा का वैसा यहां पर देखना है कि व्यक्ति इस दिशा में, ठीक है, तैरना स्टार्ट कर रहा है और सामने से पानी इस पर ऐसे बल लगा रहा है, देखिए। तो व्यक्ति कैसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। देखिए, तो व्यक्ति को अगर न्यूनतम पथ में दूरी, मतलब नदी को पार करना है, तो व्यक्ति को ऐसे तैरना होगा नदी के प्रवाह के विपरीत। तो व्यक्ति ऐसे तैरेगा इस वेग से। तभी क्या करेगी, देखो व्यक्ति ऐसे तैर रहा है और नदी क्या कर रही है, इसको ऐसे कर रही है। तो दोनों के परिणामी वेग के कारण व्यक्ति इस तरह से, परिणाम स्वरूप व्यक्ति ऐसे तैरेगा, व्यक्ति इस तरह से जाएगा। तो ये हो गया है व्यक्ति का परिणामी वेग, VRM वेक्टर। आई बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो व्यक्ति को अगर न्यूनतम पथ में तैरना है तो उसको ऐसे प्रारंभ करना पड़ेगा, जबकि पानी यूं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये होगा व्यक्ति का परिणामी वेग, जबकि व्यक्ति स्टार्ट ऐसे कर रहा है, लेकिन पानी के बहाव के कारण उसका परिणामी पथ यहां से यहां हो रहा है। और अब बताइए कि ये यहां से यहां तक नदी की अगर चौड़ाई d है और आप इसको सीधे सीधे पार कर रहे हो, तो न्यूनतम दूरी तय कर रहे हो आप। तो ये व्यक्ति नदी को पार करने में न्यूनतम दूरी तय कर रहा है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ओके, बहुत अच्छे। तो यहां पर हमें देखना है कि ये, मान लीजिए कि ये कोण हो गया हमारा थीटा, ठीक है।
तो दूरी की जो होगी दूरी हमें ज्ञात करनी है और समय भी ज्ञात करना कि कितना लगेगा इसमें, ठीक है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, यहां पर फिर से हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है, अगर आप देखें समकोण त्रिभुज बन रहा है, कर्ण है वीएम, वीएम का स्क्वायर करें इक्वल टू लंब कौन है वीआर, बराबर वीआर का स्क्वायर प्लस वीआरएम का स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा वीआरएम का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई आपको? ओके, कुछ नहीं किया मैंने, केवल इस समकोण त्रिभुज में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। तो वीएम स्क्वायर बराबर वीआर स्क्वायर प्लस वीआरएम स्क्वायर। मुझे ज्ञात क्या करना है, वीआरएम स्क्वायर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करूंगा, देखिए वीआरएम स्क्वायर अगर मुझे ज्ञात करना है, वीआर स्क्वायर को क्या करूंगा, पक्षांतरण से बराबर के इधर ले आऊंगा तो यह आ जाएगा माइनस का, तो वीएम स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर बराबर मेरे पास आ गया है वीआरएम स्क्वायर। तो इस वेग से यह नदी को पार करेगा। यदि वीआरएम की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगी, रूट में वीएम स्क्वायर माइनस का वीआर स्क्वायर। ठीक है, ये टॉपिक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं एक बार में तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, उसका मतलब सारे लेक्चर, तो आपको बहुत बढ़िया काम हो रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखते रहिए, वीआरएम बराबर कितना हो गया, रूट में वीएम स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर। समझ में आया? तो इस वेग से व्यक्ति पार कर रहा है। अब इसको पार करने में, नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है, यहां पर लिखते हैं समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो बताइए, नदी को पार करना है, ये देखिए नदी की चौड़ाई कितनी है d, तो d दूरी, तो दूरी कितनी होगी हमारे पास d, तो नदी की जो चौड़ाई थी वही हमारे पास हो गई d, और इसके पास किस चाल से नदी को पार कर रहा है, वीआरएम। तो चाल की जगह हम लिख देंगे वीआरएम, और वीआरएम का मान हमने क्या ज्ञात किया है, वीआरएम का मान ज्ञात किया है हमने वीएम स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर। चेक कर लीजिए, वीएम स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर। तो इस वेग से ये नदी को पार करेगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो केस था, ये जो स्थिति थी, इस स्थिति में ये नदी को पार कर रहा है, वो भी न्यूनतम दूरी से, क्योंकि वो ऐसे तैरना स्टार्ट किया, नदी क्षैतिज दिशा में बह रही है, तो दोनों के प्रभाव से वो इस तरह से नदी को न्यूनतम दूरी में पार कर रहा है। ठीक है, तो ये नदी का इसका वेग हो गया कि किस वेग से नदी को पार कर रहा है। तो वीआरएम कैसे निकाला, पाइथागोरस से, बहुत आसान है। और कितना समय लगा इसको, समय बराबर कितना होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी हो गई डी, नदी की चौड़ाई है, और चाल हो गई वीआरएम। अब आगे बात करते हैं, अगर इस व्यक्ति को नदी को न्यूनतम दूरी में ना पार करके ये व्यक्ति नदी को न्यूनतम समय में पार करना चाहता तो कैसे करता। ठीक है, अगर ये व्यक्ति नदी को न्यूनतम समय में पार करना चाहता तो कैसे करता, तो इसके लिए फिर से एक बार नदी बनाते हैं, यहां से बनाते हैं, देखिए ठीक है। तो ये बना दी हमने नदी, और नदी का वेग कैसे है, क्षैतिज दिशा में वीआर वेक्टर। ओके, अब अगर व्यक्ति को न्यूनतम समय में अगर पार करनी नदी, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे सीधा तैरना चालू करेगा, ऐसे वीएम वेक्टर वेग से। लेकिन नदी, अगर कोई व्यक्ति ऐसे सीधा तैरना चालू कर रहा है और नदी ऐसे बह रही है, तो आप देखिए, तो दोनों के प्रभाव के कारण व्यक्ति कैसे तैरेगा, तिरछा हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात आपको? नदी रुकी हुई होती, चलती नहीं, तब अलग बात है, तब ये व्यक्ति ऐसे ही तैरता रहता। लेकिन नदी इधर की तरफ चल रही है ना, तो नदी के प्रभाव के कारण व्यक्ति के जो तैर रहा है उसकी वेग के कारण जो परिणामी वेग होगा वो कैसे होगा, देखिए
नदी ऐसे धक्का मार रही है तो इस तरह से वो तैरेगा, तो इस तरह से उसकी वेग आ जाएगा, तो परिणामी वेग ये आएगा। ये बात आपको समझ में आई? तो इस वेग से वह नदी को पार करेगा, तो ये वेग हो जाएगा VRM वेक्टर। इस समय ये VRM वेक्टर का जो परिमाण हमें ज्ञात करना है, हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, तो इस समय VRM, देखिए फिर से पाइथागोरस लगा लीजिए। इस बार आपको क्या दिख रहा है? ये कर्ण दिख रहा है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है? ये एंगल मान लीजिए, आधार कितना है? थीटा के सामने होता है लंब, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना है? VM लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये इस बार VRM वेग से तैरेगा, तो देखिए वेग ज्यादा हो गया है। पिछली बार देखिए वेग क्या था, ध्यान दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा आपको। पिछली बार वेग था VM माइनस VR। अगर वेग किसी का कम होता है, अगर आप जा रहे हो कहीं और आपका वेग कम है, आपकी चाल कम है, तो आपको जाने में समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? और आप कहीं जा रहे हो, आपका वेग बहुत तेज है, आप बहुत तेजी से जा रहे हो, तो आपको समय अपने आप क्या लगेगा? कम लगेगा। आई बात समझ में? तो यहां पर इस केस में समय कम क्यों लग रहा है? कह रहा है ना न्यूनतम संभव समय में नदी को पार करना, क्योंकि इस बार इसकी चाल अधिक है या इसका वेग अधिक है। अगर ये अधिक तेजी के साथ नदी को पार कर रहा है तो समय क्या लगेगा? न्यूनतम समय लगेगा। ये बात आपको समझ में आई? ओके, तो इस बार जो नदी को पार करने में समय लगेगा वो समय होगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी क्या हो गई हमारी? यहां से यहां तक d, और चाल क्या हो गई हमारी? y अक्ष में चाल क्या हो गई हमारी? VM। अब यहां पर आपको एक बात से दिक्कत हो जाएगी। ये बात हमें ज्यादा तब समझ में आएगी जब हम 2 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे सर यहां पे d अपॉन में VM क्यों लिखा आपने? आप कह सकते हैं क्योंकि देखिए d अगर देखा जाए तो ये जो दूरी है ये y अक्ष में है। तो अगर दूरी y अक्ष में है तो अपॉन में जो वेग होगा वो भी इसके y अक्ष का घटक ही हमें लिखना पड़ेगा। तो वेग भी y अक्ष में कौन है? VM। तो d बट्टा VM हमें करना पड़ेगा। ये हमारा समय लगेगा। इस समय में वो क्या करेगा? नदी को पार करेगा। तो पिछली बार के केस से इस बार का केस को अगर कंपैरिजन करें तो देखिए पिछली बार नदी को पार करने में जो समय लग रहा है VM में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये वैल्यू कम हो गई। अगर अपॉन की वैल्यू कम होती है, अगर बट्टे में जो संख्या होती है वो कम होती है, तो ये संख्या अपने आप क्या आएगी? ज्यादा। तो समय क्या लग रहा था? ज्यादा, क्योंकि वेग कम था। इस बार वेग देखिए VM पिछली बार के तुलनात्मक रूप से इस बार क्या है? वेग ज्यादा है, तो समय अपने आप क्या लगेगा? कम। तो यहां पर हमने ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये तो जो वेग है ये परिणामी वेग है और ये एक्स वाई दिशा में दोनों में, ये वेग से ये एक्स दिशा में भी आगे बढ़ रहा है और वाई दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमें समय निकालना है और हमें दूरी लेनी है d, तो d दूरी y अक्ष में है, तो इसके लिए हमें वेग भी y अक्ष में लेना होगा। ये आपको जब द्विविमीय गति करवाऊंगा, द्विविमीय गति, तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी बात। ठीक है, तो एक बार आप ये बात याद रखें कि अगर हमें y अक्ष में दूरी लेते हैं तो उसी के सापेक्ष हमें y अक्ष में वेग लेना पड़ता है। तो पिछली बार के तुलना में इस बार समय क्या लगा? कम लगा। पिछली बार लगा था अधिक। तो ये जो केस हुआ वो है न्यूनतम संभव समय में नदी को पार करने वाला केस। अब आगे चलते हैं। अब सापेक्ष वेग पर कुछ हमारे आंकिक प्रश्न है, कुछ न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 का सॉल्यूशन। कह रहा है एक नाव जमीन के सापेक्ष, ठीक है, एक नाव जमीन के सापेक्ष 3i कैप प्लस 4j कैप वेग के साथ गतिमान है। तो नाव का वेग, नाव को लिख देते हैं यहां पर, नाव का वेग कितना गिवन है हमें? कितना दिया हुआ है? 3i कैप प्लस 4j कैप। ओके, अब यहां पर नदी का पानी जमीन के सापेक्ष, नदी का पानी जमीन के सापेक्ष 3i कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप वेग से बह रहा है। ठीक है भाई, यहां लिखेंगे ये तो नाव का वेग हो गया। अब पानी का वेग क्या हो गया? पानी का वेग है
माइनस का 3i कैप माइनस का 4j कैप। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो नाव का पानी के सापेक्ष वेग ज्ञात करना है। तो हमें यहां पे लिखना है नाव का वेग किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष। कैसे करते थे याद करो, क्या लिखेंगे, नाव का वेग माइनस पानी का वेग, यही होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, तो नाव का, या यहां पर लिख देता हूं परिणामी वेग लिख देता हूं, या सापेक्ष वेग लिख देता हूं। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, सबसे पहले नाव का वेग, नाव का वेग कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप। इसमें से माइनस करता हूं किसको, पानी के वेग को। कितना है पानी का वेग, माइनस का 3i कैप माइनस का 4j कैप। ये माइनस करता हूं तो मेरे पास सापेक्ष वेग आता है 3i कैप माइनस माइनस, ध्यान दीजिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3i कैप प्लस 3i कैप कितना हो जाएगा 6i कैप, यहां पर आ जाएगा। और 4j कैप माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना आ गया 8j कैप। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें लिखा हुआ है 6i कैप प्लस 8j कैप। तो ये आपको क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी पश्चिम की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। 120 मीटर लंबी, तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहां पर एक रेलगाड़ी बनाते हैं। ये रही हमारी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी चुक 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 रेलगाड़ी। तो देखिए, ये रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है, ये बस लग रही है। ठीक है, अब रेलगाड़ी बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करें आप भी। तो एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी लंबाई है 120 मीटर। ठीक है, और ये पश्चिम की ओर जा रही है। तो देखिए, पूर्व पश्चिम कहां होते हैं, ये देखो, ये होता है पूर्व। पहले भी बता रखा है सदिश चैप्टर में, जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं पढ़े हैं वो पहले के लेक्चर पढ़े, उसके बाद ये लेक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कह रहा है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब इधर की ओर, ऐसे कितने वेग से जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड की, यहां पर आपको पता है कि ये होता है माइनस एक्स अक्ष। तो यहां पर मैं लिखूंगा माइनस का 10i कैप। याद है ना, एक्स अक्ष के लिए हम कौन सा एकांक सदिश लगाते हैं, आई कैप। तो माइनस एक्स अक्ष के लिए क्या लगाएंगे, माइनस का 10i कैप। फिर लिखा है एक पक्षी पूर्व की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से रेलगाड़ी पार कर रहा है। तो एक पक्षी उड़ रहा है इधर की तरफ, पूर्व की तरफ जा रहा है वो, और 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से या वेग से जा रहा है। तो अगर वो इस दिशा में जा रहा है तो एक्स, धनात्मक एक्स अक्ष में जा रहा है, तो यहां पर पक्षी का वेग हम लिखेंगे 5i कैप प्लस में लिखेंगे। तो लिखा है रेलगाड़ी पार करने में पक्षी द्वारा लिया गया समय। तो सबसे पहले हमें, अगर पक्षी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है तो पहले हमें पक्षी की चाल ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे पक्षी का सापेक्ष वेग। पक्षी का वेग किसके सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष। तो यहां लिखेंगे पक्षी का वेग किसके सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले पक्षी का वेग, माइनस वेक्टर लगाना पड़ता है, सदिश राशि है तो माइनस किसका वेग, माइनस हमारी ट्रेन का वेग। तो पक्षी का वेग कितना है, पक्षी का वेग है 5i कैप। तो पक्षी के वेग की जगह लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे पहले तो परिणामी या कुछ भी, परिणामी वेग लिख देंगे पक्षी का। तो पक्षी का वेग कितना है भाई, 5i कैप है। ठीक है, और हमारी ट्रेन का वेग कितना है, फिर लगाएंगे माइनस, फिर ट्रेन का वेग कितना है बताइए, माइनस का 10i कैप।
तो दोनों का वेग जुड़ गया, कितना आ गया 15 आई कैप। ये बात आपको समझ में आई? 5 + 10 माइनस माइनस प्लस 15 आई कैप। यदि आप इसका परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है, केवल मैं क्या निकाल रहा हूं परिमाण, तो क्या ले लूंगा 15। तो पक्षी का सापेक्ष वेग कितना आ गया ट्रेन के सापेक्ष 15, ठीक है। अब रेलगाड़ी पार करने में समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी, ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 और पक्षी का अपेक्षित वेग कितना है सापेक्ष वेग 15। तो 120 बट्टा 15, 15 8 120 होता है, तो कितना आ जाएगा ये 8 सेकंड। तो देखिए हमारा 8 सेकंड आंसर आ रहा है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर बी 8 सेकंड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सदिश जो पार्ट था वो पूरा हो चुका है। उसके सारे टॉपिक मैंने करवा चुके हैं। लास्ट टॉपिक था सापेक्ष वेग, ये भी मैंने करवा दिया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में निसंकोच पूछो, हम आपके लिए हाजिर हैं, हम आपके लिए तत्पर हैं। हम आपके डाउट को अगली बिल्कुल लेक्चर में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अगले क्लास से हम अगले नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और बिल्कुल स्टार्टिंग से आप देखना, बने रहना। आपको फिजिक्स में 11th की फिजिक्स में 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारी जिम्मेदारी है आपकी, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।